Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So today we are going to discuss the second lecture of breathing and exchange of gases. So this is the second lecture about the respiratory volume and capacities, and we will also discuss the oxygen dissociation curve in today's class and some important questions. ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है. सो विद दिस पॉजिटिव होप्स एंड एनर्जी विल स्टार्ट टुडेज क्लास respiratory volume and capacities. That means based on residual volume, expiratory reserve volume, okay, inspiratory reserve volume इस and इसके बेसिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ओके, देन टोटल लंग्स कैपेसिटी. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये यहाँ पे क्या है, टाइडल वॉल्यूम है. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. और कितना है ये? 500 ml. ठीक है. तो बिफोर डिस्कसिंग विल सी द एनसीईआरटी बुक. जैसे कि मैंने कहा, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. जैसे कि जब एक इंसान नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हो, दैट मीन्स जो एयर गया अंदर, और जो सेल्स और जो टिश्यूज है हमारी, जो एयर वापस एक्सपेल किया वो बाहर आता है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द टाइडल वॉल्यूम. इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 500 ml इन हेल्दी मैन. ठीक है. दैट मीन्स एक पर्सन जो हेल्दी है, जिनका लंग्स हेल्दी है, वो इंस्पायर और एक्सपायर बेसिकली कितने टाइम के लिए करते हैं? 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. दैट मीन्स पर मिनट में इतनी ज़्यादा जो है टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलती है इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन. ठीक है. दूसरी अगर हम बात करें तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. दैट मीन्स एक पर्सन जो है वो इंस्पायर कर रहा है बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. ठीक है. फोर्सफुली अगर वो एयर को इंस्पायर कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितना होता है? 2500 ml टू 3000 ml. ये आपको याद रखना है. ठीक है. ईआरवी क्या होता है? एक्सपिरेटरी नाम से ही पता चल रहा है. दैट मीन्स एयर दैट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द आवर लंग्स. ठीक है. दैट मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर. जो पर्सन एक्सपायर, आई मीन एयर बाहर निकाल रहा है, ठीक है, बाय फोर्सफुली, बहुत फोर्स लग रहा है उसे. ठीक है. दैट इज नथिंग बट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड ये दिस एवरेजेस कितना? 1000 ml टू 1100 ml. ठीक है. उसके बाद अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करेंगे, जब भी हमने एक्सपायर्ड किया तो जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गया आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जो एयर जरूरत था वो बाहर आ गया लंग्स के थ्रू. ठीक है. फ्रॉम आवर सेल्स बाहर निकला है, और जो बच गया वॉल्यूम ऑफ एयर उसको क्या कहेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम. ये एवरेज कितना होता है? 1100 टू 1200 ml. ठीक है. तो ये सारी चीजें जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, बेस्ड अपॉन दिस विल डिस्कस वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बेसिकली यूज की जाती है. सबसे पहला क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर. ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, एक पर्सन इंस्पायर कर रहा है कब? आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर ए पर्सन वापस ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है, दैट इज नॉन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स क्या क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज टीवी प्लस आईआरवी. सिमिलरली अगर एक्सपिरेटरी की बात करें, दैट मीन्स जो एयर्स हमारे लंग्स से एक्सपायर हो रही, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. जब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया इंसान, और जो एयर वापस जो है लंग्स के थ्रू बाहर आ रही है, दैट मीन्स क्या है? वो नॉर्मल सॉरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. ये क्या क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो भी एयर जो भी एक्सपेल हो रही है फ्रॉम आवर लंग्स, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नॉन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर रहा है कब? जब फोर्स एक्सपीडिशन हो रहा है. दिस इंक्लूड्स क्या क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी.
अब टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे हम, रेसिडुअल वॉल्यूम को, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को और आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सारी चीजों को मिला के क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो दिस ग्राफ, ये ग्राफ में मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मीन्स ये क्या कर, जब भी हमारा जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना हो, उसको बचाने के लिए ये रेसिडुअल वॉल्यूम काम आती है। और वो कितना है 1100 टू 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml। ठीक है, उसके बाद हम पहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं, वो 2500 टू 3000 ml है। ठीक है, एक पर्सन नॉर्मली इंस्पिरेशन किया, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी मतलब बाहर एक्सपेल किया, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम, अब इन चारों के बेसिस पे हम पढ़ेंगे क्या, एफआरसी। ठीक है, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये क्या है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस, दिख रहा है आपको ये रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है तो इसका एडिशन प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या होगा एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद अगर हम देखें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो वो क्या होगी यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स क्या क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है टाइडल वॉल्यूम है प्लस आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक आईआरवी, इन दोनों को मिला के ऐड करेंगे तो क्या हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या होगा, ओके, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या हो गया, यहाँ देखिए ये टाइडल वॉल्यूम है प्लस ईआरवी नीचे है। ठीक है, तो क्या हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स इसमें क्या क्या एडिशन हो रहा है, पहला हो रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देख सकते हैं आप ये चीजें। ठीक है, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हो रहा है और आईवी हो रहा है। ठीक है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, हो गया क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आता है, हम थ्री वेज में इसको लिख सकते हैं। पहला देख सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स और टाइडल वॉल्यूम आ रहा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है वाइटल कैपेसिटी है प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, या तो लिख सकते हैं क्या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आईआरवी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम तीन वे में लिख सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, और ये सारी जो डिवीजन आई मीन ये जो एमएल है कितना एमएल जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपको चीजें याद रखनी है। तो ये जो स्पाइडोमीटर है वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू मेजर वॉल्यूम, मेजर करने में हेल्प करते हैं। दे कैन नेवर मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट मींस रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। और रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या क्या आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हम कभी भी स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो हमने एक्सप्लेन किया उसी के डेफिनेशंस को लिखते हैं। टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर जो कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथ कितना है 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद उसको कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली, जो फोर्सफुली एक्सपेल्ड हो रहा है, कहाँ से हो रहा है लंग्स से हो रहा है। जाहिर सी बात है हमारे लंग्स में ही तो सारी चीजें हो रही है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो अमाउंट ऑफ एयर दैट कैनॉट बी एक्सेल्ड फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स से एक्सेल नहीं हो सक रहा है और जो एयर बच गया द रिमेनिंग एयर आफ्टर ए फोर्सफुल ब्रीथ, इसको क्या कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर था वो एक्सपेल्ड हुआ कहाँ से फ्रॉम द लंग्स आफ्टर क्या मैक्सिमम inhalation. Inspiratory capacity की बात करें after a normal expiration the amount of air that the lungs are able to hold. Normal expiration के बाद the amount of air जो lungs जो है वो hold कर पा रहा है उसको क्या कहेंगे inspiratory capacity. That means IRV, that is inspiratory reserve volume, and plus tidal volume, that is nothing but inspiratory capacity. Functional residual capacity के बाद क्या हुआ, बात हुआ आफ्टर नॉर्मल, जैसे क्वाइट एक्सपीडिशन हुआ नॉर्मल एक्सपीडिशन की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में बच गया उसको हम कहेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दैट मींस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी इज नथिंग बट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो एडिशन ऑफ आईआरवी, केवी, ईआरवी और आरवी, इन सब के एडिशन को क्या हो गया टोटल लंग कैपेसिटी।
अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग एल्वियोलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज। ठीक है, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। द सरफेस एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई गैस एक्सचेंज हो रही है तो उसके लिए सरफेस एरिया वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा, थिकनेस ऑफ द एल्वियोलर कैपेसिटी मेम्ब्रेन। ठीक है। तीसरा, पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलर गैसेस की पार्शियल प्रेशर क्या होगी। चौथा, solubility एंड molecular weight ऑफ द gases। और जैसे कि आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, दैट मीन्स 20 to 25% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। किसकी solubility? कार्बन डाइऑक्साइड की solubility। इसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू आवर सेल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है soluble हो जा रहा है हमारे ब्लड के साथ, राइट। और ऑक्सीजन जो है वो इतना टॉक्सिक नहीं, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा तो वी वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर चली जाती है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, राइट। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं रह सकती है, अगर रहेगी तो किसी तरह के इंसान को बीमारी होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा एल्वियोलाई, आप देख सकते हैं दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखिए सेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई विद द पल्मोनर कैपिलरी। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, बिटवीन ब्लड, ब्लड और टिश्यूज के बीच हमारा गैस की एक्सचेंज हो रही है। तो क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एक्सचेंज हो रही है, और कैसे हो रही है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है। दैट मीन्स जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मैम्ब्रेन जितना थिक है, thickness of the membrane that is involved in diffusion, and that is a very important factor that can affect the rate of diffusion। और सबसे important बात जो प्रेशर है वो कंट्रीब्यूट हो रही है बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर, इंडिविजुअल गैस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, partial pressure of these two gases in the atmosphere are the two sides of diffusion। जो पार्शियल प्रेशर इन दो गैसेस का जो है एटमॉस्फेरिक एयर में, यही दो साइड्स क्या है, डिफ्यूजन के लिए। एंड द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli to blood and blood to tissues। दैट मीन्स ओके, तो ये देखिए दिस टेबल इन्वॉल्व कि हमारा जो रेस्पिरेटरी गैस जो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है उसका पार्शियल प्रेशर 159, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना है 0.3, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना रह रहा है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना 40। ठीक है, बाय डिफ्यूजन हो रहा है सारी चीजें। ब्लड की बात करें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन कितना है 40, कार्बन डाइऑक्साइड 45, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन द टिश्यूज दैट इज ऑक्सीजन कितना 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। और टिश्यूज की बात करें, क्योंकि जो एल्वियोलाई हो रही है और जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द टिश्यूज हो रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन इन टिश्यूज कितना होगी 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना 45। इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे अभी। सबसे पहले जो एयर इंस्पायर हुआ, जो हमने एयर लिया, ठीक है, वो पहले कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, राइट। तो एल्वियोलर एयर है ये, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा 104 mm, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 40 होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें मैंने बताई है यहाँ पे वही है, राइट। एल्वियोलर एयर में इतने ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है 104 mm, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ जाएगा, एल्वियोलर एयर, एल्वियोलस में जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन जा रहा है कहाँ, पल्मोनरी वेन में। ठीक है, दैट मीन्स अब ये जो ऑक्सीजन गया पल्मोनरी वेन में, दैट मीन्स वेन के बाद ये कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज में आपको पता है हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दैट इज प्यूरिफाइड ब्लड। ठीक है, और अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट होगा ना हमारे लंग्स जो रिलीज करेगा, तो पल्मोनरी सिस्टमिक वेन्स जो है वो क्या करेंगे, दे विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ, जो ऑक्सीजन ब्लड को लेके आ रहे हैं हमारा ऑक्सीजन, रेड वाला ऑक्सीजन एंड ब्लू वाला इससे कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होगा 95 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी जो कैलकुलेशंस है ऊपर के टेबल से ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अब ये जो वेन, वेन के बाद आर्टरीज में आए सारी ब्लड है, अब ये बॉडी टिश्यूज में जाके जाएंगी, है ना, बॉडी टिश्यूज और एल्वेलाई के बीच एक्सचेंज हो रही है, राइट। तब देखिए ऑक्सीजन जा रहा है हमारी बॉडी टिश्यूज में, उसके बाद बॉडी टिश्यूज में जाने के बाद वहां पे कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, एंड आफ्टर दैट रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी पे इतनी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहना खतरा है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर जा रही है, आप देख सकते हैं द फ्लो एंड द डायरेक्शन कहाँ से जा रही है, जाहिर सी बात है सिस्टमिक वेन्स में से क्यों जा रही है, क्योंकि सिस्टमिक वेन्स ही जो है वो टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्यूरिफाइड, टी ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जो ब्लड प्योरीफाई नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेके जा रही है, सिस्टमिक वेन्स के थ्रू होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलर से होते हुए, और ये जो एयर है वो एक्सपायर्ड एयर वो बाहर जा रही है। इस तरीके से जो फ्लो आपको याद रखना है कि पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है, ठीक है। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो ब्लड जरूरी नहीं है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में बॉडी को जरूरत नहीं है, राइट। अब वो गैसेस एक्सचेंज एक्सचेंज हो रहा है ब्लड टिश्यूज से, बॉडी टिश्यूज में सारी रिएक्शंस चल रही हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होते हुए कौन लेके जा रहा है, सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, देन पल्मोनरी आर्टरी, एंड देन इट इज गेटिंग एक्सपायर्ड थ्रू द एल्वियोलस, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया। दैट मीन्स a pressure gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction. That means टिश्यू से ब्लड की ओर और ब्लड से एल्वियोलाई की ओर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर हो जा रहा है, राइट। जैसा कि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना 20 to 25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. That means जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन है इनसाइड आवर सेल्स इट्स मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं रह सकता, उसे निकलना बहुत जरूरी है, राइट। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला लेयर क्या है, थिन स्क्वामस epithelium of alveoli, दूसरा एंडोथेलियम, दैट इज एंडोथेलियम क्यों, दैट इज द इनर लेयर ऑफ alveoli capillaries, और तीसरा क्या है, basement substance that is composed of thin basement membrane supporting squamous epithelium and the basement membrane that will surround the single layer endothelial cells of capillary. Basically हम बात कर रहे हैं about the थ्री लेयर्स दैट इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई कैविटी है जहाँ पे एयर आ रहा है, हमारा एयर आ रहा है, और एक्सपेल्ड एयर जो है बाहर जा रही है, ब्लड कैपिलरीज है, रेड ब्लड सेल है यहाँ पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपको दिख रहा है, ये इनसाइड का जो लेयर है इसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई वॉल, जो नॉन सेलुलर थिक लेयर है, और ये एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी का, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, और ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ओके। ठीक है, तो हम आप आजकल अपना नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होगा, 760 mm ऑफ Hg जो है हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट है, और हमेशा हम कितने किससे निकालेंगे, 100, मॉलिक्यूलर वेट 78, ठीक है, इट इज 598 mm Hg। ऑक्सीजन की बात करें 32, ओके। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है 760 mm ही होगा इंटू 21, दैट इज 159 mm Hg। अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आर्टेरियल ब्लड में कितना होगा, आर्टेरियल ब्लड ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेनस ब्लड ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस 40 45 वेनस में, 95 आर्टेरियल ब्लड में, 40 क्या होगा वेनस ब्लड में। तो ये देखिए द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, उसके लिए हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, ब्लड ही वो मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स एक्सक्यूज,
97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसीज इन द ब्लड। जो रिमेनिंग 3% है वो कितना कर रहा है, ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, दैट मीन्स 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्टेड कर रहा है आरबीसी, और जो 70% रह गए हैं दैट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, और जो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरिड है कैसे, डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है इनसाइड आवर सेल्स, देयर इज अ ग्राफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन कैसा है, रेड कलर पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो इसी वजह से जिस भी इंसान को आयरन आई मीन ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर ऑलवेज गिव अ टॉनिक दैट इज आयरन रिच, बिकॉज हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसके कारण अगर आयरन की कमी होती है तो हमारा जो सेल्स है आई मीन जो बॉडी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम कर होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट होना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हेमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। दैट मीन्स जब भी ऑक्सीजन बाइंड करेगा किससे, हेमोग्लोबिन से, टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, जैसे कि आपको पता है ब्लड में ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में चारों ओर है, राइट, और ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, दैट इज अ रेड कलर पिगमेंट। तो जो ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड ही करेंगे एंड दैट विल फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ईच हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल कैरी कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है हेमोग्लोबिन के साथ तो इट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं विद दिस बाइंडिंग। ये सिग्मोइड कर्व आप देख सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड and percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। तो ये partial pressure of oxygen ये x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में क्या है, percentage saturation of hemoglobin with oxygen। A sigmoid curve देखने को मिल रहा है with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। Curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. In the alveoli, where there is high PO2, low PCO2, lesser hydrogen ion concentration. That means जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जब भी ऑक्सीजन बाइंड करी हेमोग्लोबिन के साथ, तो एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, जब भी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। दिस फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वेरियस इन द टिश्यूज, अगर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जा रही है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और हाई टेम्परेचर एक्सिस्ट। The conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of oxygen to blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो 97% दैट इज ट्रांसपोर्ट इज हेमोग्लोबिन, और 3% कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा में हो रहा है। हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर क्या है, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। The 4 molecules of oxygen will get bind to the 4 molecules of iron। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस कर्व से ये सिग्मॉइड कर्व है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो 25 कितने परसेंटेज डिसोसिएशन हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पे कितना 75% डिसोसिएशन हो रहा है, देन 50% आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25%, और ये ए में कितना 100%, या 100%, यहाँ 75%, यहाँ 50% और यहाँ 25% जो है सैचुरेशन हो रहा है। 75 का मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ, 50 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 25 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, और ये सिग्मॉइड शेप कर्व है। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि 100 ml, जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कितना ml ऑफ ऑक्सीजन जो है इन टिश्यूज में पहुंचाएगा। ठीक है, अगर सेल में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को पहुंचाएगा इन टिश्यूज, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 लीटर ऑफ ब्लड में कितना होगा, 20 by 100 into
1000, ठीक है, कितना हुआ 200 ml। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके ये आया कितना 200 ml। अब अगर 5 लीटर की बात करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 200। 5 लीटर के ब्लड में कितना होगा 1000 ml, और 1000 ml इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स अगर हम परसेंटेज सेचुरेशन की बात करें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन, कितना ऑक्सीजन हमें हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन अटैच विथ हीमोग्लोबिन इनटू 100। इस तरीके से हम परसेंटेज सेचुरेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 लीटर की, 1 की बात करें, जैसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर अटैच्ड है तो उसके लिए हमारे परसेंटेज सेचुरेशन कितना 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन अटैच विद हीमोग्लोबिन वो कितना होगा, वो तो हमेशा 4 ही रहेगा, कितना 4 रहेगा ना, राइट। 2 ऑक्सीजन है, 2 × 2 4 हुआ, 4 × 100 दैट इज 25%। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में मैंने निकाला 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना सेचुरेशन होगा 25%। अब ठीक उसी तरह हम बाकी के भी निकालते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो 2/4 × 100 50%। ठीक, अगर 3 होगा तो देख सकते हैं 3/4 × 100, ठीक है, तो 75%। 4 मॉलिक्यूल होगा 100%। तो इस तरीके से जो है परसेंटेज सेचुरेशन हमने निकाला। तो 25% के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 50% के लिए 2 मॉलिक्यूल, 75 के लिए 3 मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम देखा जाए, अगर 100% ऑफ ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में तो वो कहाँ है, लंग्स में है। अगर ठीक उसी तरह अगर हम देखें 75% ऑफ ब्लड परसेंटेज सेचुरेशन की बात करें, 75% का मतलब हुआ कि 25% टिश्यू में है और जो 75% है वो कहाँ है, ब्लड में है, ठीक है। 50% की बात करेंगे कि जब एक इंसान माइल्ड एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी 50% जो ब्लड होगी वो टिश्यूज में होगी, और 50% ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वो ब्लड में होगा, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत लंबे समय तक वो इंसान वर्कआउट कर रहा है, राइट, उस टाइम में क्या होगा, 75% ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यूज को जरूरत पड़ी, मसल्स को हमारी जरूरत पड़ रही है, हम वर्कआउट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की तो बहुत ज्यादा खर्च होगा, राइट, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दैट मीन्स 25% अगर परसेंटेज सेचुरेशन की बात करें तो 75% ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगी, टिश्यूज में होगी, और जो बाकी के 25% वो कहाँ होगी, ब्लड में होगी। और टिश्यू में क्या परफॉर्म हो रहा है, एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस सेल साइकिल हमने पढ़ा है ऑलरेडी। दैट मीन्स एटीपी क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल रेस्ट कंडीशन में 1 लीटर ऑफ ब्लड। 1 लीटर ऑफ ब्लड का मतलब हुआ 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 लीटर ऑफ ब्लड में कितना 200 ml ऑफ ऑक्सीजन कहा टिश्यूज को पहुंचाएगा। दैट मीन्स 200 ml ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या होगा, 25% और 75%। 25% का मतलब हुआ 50 ml, 75% का मतलब 150 ml बेस्ड ऑन 200 मॉलिक्यूल, 200 ml सॉरी 50 ml। दैट मीन्स जो 50 ml के जो ब्लड होंगे वो टिश्यूज को पहुंचाएंगे, 150 ml क्या होगा, ब्लड में, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका 50 ml। इस तरीके क्वेश्चंस नीट में आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यूज जब भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कंडीशन में 1 लीटर ऑफ ब्लड। 1 लीटर ऑफ ब्लड का मतलब हुआ 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। जब भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, दैट मीन्स हमारे टिश्यूज में हमारे ब्लड की जरूरत है, वहां पे अमाउंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स कितना हुआ 75% टिश्यूज में, और दैट मीन्स 150 ml टिश्यूज में जाएगा, और बाकी के जो 50 ml हुआ वो ब्लड में जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 150 ml कहाँ जाएगा, टिश्यूज में। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट और राइट के बारे में। लेफ्ट लंग में क्या है, हेल्टन इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, और राइट में बोर्स इफेक्ट डेट इज इन टिश्यूज में देखने को मिल रहे हैं। लेफ्ट लंग में हमें हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रही है, और राइट में हमें देखने को मिल रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, इन द टिश्यूज। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लंग्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हुई। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो पीएच और इनका इनवर्स रिलेशन है, पीएच इंक्रीज हुआ। पीएच इंक्रीज हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे लंग्स में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है, और बीपीजी क्या है यहाँ पे कम कम है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन है, टिश्यू में हो रही है। दैट मीन्स जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर हाई है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है,
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच का और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही इन्वर्स होता है। दैट मीन्स पीएच का जो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हो रहा है टिश्यूज में। इसी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा सारी चीज़ें लंग्स में हो रही है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर कम हुआ। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, और बाई फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।